हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधांशु रंजन। वेलकम टू IB टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को एसी मशीन में जितने यूनिट है वो सारे यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो सब टॉपिक को हम आज डिस्क्राइब करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले एसी मशीन जो है उसका प्रैक्टिकल यूज़ आप डे टू डे लाइफ में ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, फिर उसके बाद जो सीलिंग फ़ैन हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसमें कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद बाकी तो एप्लीकेशन ऑफ मोटर बहुत सारे हैं, वो हम आपको बाद में डिटेल में हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट जो हमारा है वो सबसे पहला यूनिट 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है। ठीक है, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर जो है उसको हम सबसे पहले 3 फेज़ सप्लाई पे वो वर्क करेगा। अब 3 फेज़ सप्लाई पे वो वर्क करेगा, उसके बाद वो सिंगली एक्साइटेड एसिंक्रोनस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस है। इसका मीनिंग समझिए आप। सिंगली एक्साइटेड कहने का मतलब कि उसके स्टेटर और रोटर दोनों में हमको जो है सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है। उसमें हम क्या करेंगे कि स्टेटर में जो है वो हम सप्लाई देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 3 फेज सप्लाई के कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फायर इज इक्वल टू 1.5 m। ये आप लोगों को पढ़ना होगा, बाद में वो हम डिटेल में बताएंगे। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डेवलप होता है। उसके बाद क्या होता है कि वो फ्लक्स जो है वो रोटर के कंडक्टर को कट करता है। रोटर को कंडक्टर को जब वो कट करता है तो उसके बाद क्या होता है कि दोनों के बीच में एक रिलेटिव स्पीड होता है। सिंक्रोनस स्पीड मतलब कि जिस स्पीड से मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट कर रहा है, और रोटर का स्पीड तो ns माइनस nr स्लिप होता है। उसी स्लिप के कारण जो है वो मोटर जो है वो रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या है, स्लिप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। स्लिप s इज इक्वल टू ns माइनस nr होता है। ns जो होता है सिंक्रोनस स्पीड होता है। सिंक्रोनस स्पीड जो होता है वैसा स्पीड जिसपे कि मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करता है। ठीक है, और ns का वैल्यू जो होता है 120 इंटू f बाई पी, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाई पोल। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। फिर इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि जैसे ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसका फ्रेम हो गया, फिर उसके बाद इसका रोटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग, फिर इसके बाद इसका ब्रश, कम्यूटेटर, बहुत सारा जो जो चीज़ इसमें रहता है वो चीज़ हम उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन का बात। फिर इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। मेनली जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं 90% केस में स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसका रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है। रोबस्ट कंस्ट्रक्शन मतलब कि उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि उसमें हाई पावर फैक्टर हमको मिलता है, इफिशियंसी ज़्यादा मिलता है। तो ऑब्वियस सा बात है, हमको जब ज़्यादा एडवांटेज हमको मिलेगा तो हम उसी चीज़ को प्रीफर करेंगे। वो हो गया। फिर उसके बाद उसका जो एंड में होता है, एंड रिंग जो होता है वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसके कारण हम उसमें रजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हैं। तो सारा चीज़ तो आपको एडवांटेज नहीं ना मिलेगा, कुछ तो डिसएडवांटेज मिलेगा ना। तो वो डिसएडवांटेज उसका हो गया कि उसमें हम एडिशनल रेजिस्टेंस को हम नहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो हो गया पहला स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। दूसरा जो होता है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को ऐड करने से क्या होता है कि उसका जो स्टार्टिंग करेंट है वो डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद उसका जो टॉर्क है वो इंक्रीज होगा, हमको वेरियस स्पीड कंट्रोल हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हम लोग यूज़ किए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर आप लोग पढ़े हैं पिछले सेमेस्टर में। तो इंडक्शन मोटर जो है उसको हम लोग शॉर्टेड ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं रोटेटिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, तो रोटेटिंग ट्रांसफार्मर से आपको क्या समझ में आ रहा है, ट्रांसफार्मर का जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसी तरह से इसमें स्टेटर और रोटर होता है। स्टेटर प्राइमरी वाइंडिंग की तरह, रोटर जो हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह। इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता था कि मतलब कि देखिए ट्रांसफार्मर का काम क्या है, एसी में वोल्टेज या फिर करंट के लेवल को स्टेप अप स्टेप डाउन करना। इसमें जो है इंडक्शन मोटर में क्या है कि हम लोग जो रोटर होता है उसमें लोड लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इसमें और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, जैसे कि टॉर्क और स्पीड में जो है रिलेशनशिप पढ़ना है। फिर इसके बाद इसमें स्टार्टिंग टॉर्क, फुल लोड टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, ये सब पढ़ना है। ये सब का फॉर्मूला जैसे हम तो अभी आपको हम सब डिटेल में बताएंगे, अगर रफली आपको जानना हो तो हम बता देते हैं।
स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है उसका फॉर्मूला टाउ एस टी होता है, टाउ एस टी इज इक्वल टू के ई टू स्क्वायर बाई आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको ये सब चीज़ उतना क्लियर नहीं होगा, ये सब चीज़ आपको जब हम डिटेल में हम जब 3 फेज इंडक्शन मोटर आप लोगों को पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे तो आपको फुल्ली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब तो आप समझ गए 3 फेज इंडक्शन मोटर में। फिर इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टर पढ़ना है, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ इसका स्पीड कंट्रोल पढ़ना है, फिर उसके बाद पावर फ्लो डायग्राम एक इसका होता है। ठीक है, पावर फ्लो डायग्राम में क्या होता है कि सबसे पहले हमको स्टेटर इनपुट मिला, फिर उसके बाद उसमें लॉस हुआ, फिर उसके बाद हमको मैकेनिकल पावर मिला, तो इसका एक स्टेज होता है। ठीक है, कैसे कैसे कहाँ पे हमको लॉस हुआ, फिर कौन सा पावर कैसे मिला, अलग अलग फॉर्मूला होता है। कॉपर लॉस का एस इंटू पी जी होता है, मैकेनिकल का 1 माइनस एस इंटू पी जी होता है। ये सब चीज़ आपको फिर डिटेल में हम समझाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक रफ ओवरव्यू कि इसमें क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बाकी तो डिटेल में हम आपको फिर बताएंगे। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड यूनिट जो आपका है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो जैसा कि नेम से आपका क्लियर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज सप्लाई पे वर्क करेगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज सप्लाई पे काम करेगा। उसमें क्या होता है कि उसमें डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी होता है। अभी देखिए, अब नेम से तो आपको बहुत कुछ इसमें समझ आ भी रहा हो, कुछ नहीं भी आ रहा होगा। देखिए इसमें क्या है कि हमको फ्लक्स को हम स्प्लिट कराते हैं, फ्लक्स को स्प्लिट कराते हैं ताकि हमको जो है वहाँ पे रोटेशन के लिए जो टॉर्क हमको है वो प्रॉपर टॉर्क हमको मिल पाए। ठीक है, अब उसमें भी है कि अब हम स्प्लिट कराने के लिए अब हम अलग अलग तरीका हम लोग अपनाते हैं। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस लगा के, इंडक्टर लगा के, कैपेसिटर लगा के, शेडेड पोल मोटर जो होता है वो लगा के, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा के ये सब जो है हम लोग स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्प्लिट करने का अलग अलग हो गया, तो उसी में अब जिस तरीका से हम स्प्लिट किए वैसा मोटर वो बन गया। अगर हम इंडक्टर लगा के स्प्लिट किए, फिर उसका कैपेसिटर लगा के अगर हम वो जो फेज है मतलब फ्लक्स जो है उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं तो वो उसमें 2 आ गया, एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अगर हम सैडेड पोल लगा के कर रहे हैं तो सैडेड पोल मोटर उसमें हो गया। तो उसमें अलग अलग उसमें चीज़ है कि कैसा कैसा हम लोग यूज़ करते हैं, उसी के आधार पे मोटर का क्लासिफिकेशन वहाँ पे हो जाता है। स्प्लिट फेज मोटर हो गया, फिर उसके बाद बाकी तो हम आपको फिर बताएं। फिर उसके बाद उसमें कुछ आपको स्पेशल मशीन भी पढ़ना है, जैसे में आपको पढ़ना यूनिवर्सल मोटर पढ़ना है, हिस्ट्रेसिस मोटर पढ़ना है, फिर उसके बाद रिलक्टेंस मोटर पढ़ना है। तो ये सब जितना भी मोटर है ये सब का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, ये सब जितना भी है हम आपको फिर डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब कंटेंट कम ही है, लेकिन जो भी कंटेंट है उसको हम अच्छे से आपको हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। अब आ जाते हैं हम लोग सिंक्रोनस मशीन में। सिंक्रोनस मशीन को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस अल्टरनेटर। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस मोटर जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे रन करेगा। सिंक्रोनस जनरेटर, देखिए सिंक्रोनस जनरेटर को ही 3 फेज अल्टरनेटर बोलते हैं। आप लोग पिछले सेमेस्टर में जनरेशन पढ़े आप लोग, तो जनरेशन में आप लोग जानते ही होंगे कि जितना भी इंडिया में वेरियस थर्मल पावर प्लांट, जितने भी अलग अलग थर्मल पावर प्लांट हैं, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने, वोल्टेज जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर का यूज़ करते हैं। तो देखिए अल्टरनेटर नेम से बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अल्टरनेटर जो है वो वोल्टेज जो जनरेट करेगा उसका वेवफॉर्म जो होगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, इस चलते उसको अल्टरनेटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटर आप समझ गए क्या होता है। फिर उसके बाद देखिए 3 फेज अल्टरनेटर जो है उसमें भी अब जैसे देखिए 2 चीज़ उसमें होता है। पहले तो वर्किंग प्रिंसिपल उसमें आपको पढ़ना है। वर्किंग प्रिंसिपल है कि एक स्टेटर होगा, एक रोटर होगा, रोटर में भी हम सप्लाई देते हैं और स्टेटर में भी सप्लाई देते हैं। इस चलते ये जो होता है डबली एक्साइटेड मोटर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सप्लाई हमको दोनों को देना पड़ रहा है, स्टेटर को भी देना पड़ रहा है, रोटर को भी देना पड़ रहा है। रोटर में 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और स्टेटर का फ्लक्स में वो जो पोल है वो पहले देखिए प्राइम मूवर से उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वो रन करेगा, रोटर रन करेगा, फिर स्टेटर का जो फ्लक्स होगा उससे कट करेगा, उसके बाद ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, फिर करंट जो होगा वो इंड्यूस्ड होगा, फिर बाकी का सब चीज़ आपको हम वहाँ पे क्लियर कर देंगे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अब अल्टरनेटर भी जो होता है, अब उसमें देखिए रोटेट करने मतलब जो पार्ट रोटेट करेगा उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको 2 पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, दूसरा है मतलब रोटेटिंग रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप और रिवॉल्विंग फील्ड टाइप। ठीक है, 2 चीज़ है। अब एक बात आप समझ लीजिए, नेम से क्लियर है कि नहीं। रिवॉल्विंग आर्मेचर मतलब आर्मेचर उसमें घूमेगा और वो जो आपका फील्ड है वो स्टेशनरी रहेगा। दूसरा है रिवॉल्विंग फील्ड, उसमें क्या होगा, उसमें आपका आर्मेचर स्टैटिक रहेगा, मतलब आर्मेचर जो है वो उसमें मूवमेंट नहीं होगा और जो फील्ड होगा वो रिवॉल्व करेगा।
जो रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप है उसको हम लोग यूज करते हैं स्मॉल केवीए रेटिंग के लिए, स्मॉल रेटिंग के लिए, ठीक है। और जो रिवॉल्विंग फील्ड है उसको हम लोग लार्ज रेटिंग मोटर के लिए यूज करते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन जरूर होगा कि हम आखिर ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम फील्ड को रिवॉल्व कर रहे हैं और आर्मेचर जो है उसको हम स्टैटिक रखे हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमको ब्रश वगैरह का जो कॉस्ट हो गया वो कॉस्ट हमको कम पड़ जाएगा। पावर हैंडलिंग जो होगा वो हमको कम करना पड़ेगा, जिसके कारण इकोनॉमिकल होगा, इफिशियंसी ज़्यादा उससे मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आपका सैलिएंट पोल रोटर और नॉन सैलिएंट पोल रोटर है। ये सब में जैसे इसको क्लासिफाई करते हैं एक्सियल लेंथ और डायमीटर के बेसिस पे। किसी का एक्सियल लेंथ ज़्यादा होगा, किसी का एक्सियल लेंथ कम होगा, उसके अकॉर्डिंग कैसे उसमें क्या क्या होता है वो हम आपको फिर बाद में बताएंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद उसमें ही जैसे कि सैलिएंट पोल का अलग अलग एप्लीकेशन है, नॉन सैलिएंट का अलग अलग एप्लीकेशन है। तो नॉन सैलिएंट जो है उसको हम यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, जहां पे कि हमको हाई स्पीड का रिक्वायरमेंट है। सैलिएंट का हम यूज करते हैं जहां पे हमको उतना ज्यादा स्पीड का जरूरत नहीं, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट में हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। उसका स्पीड नॉन सैलिएंट का स्पीड अबाउट 3000 आरपीएम और सैलिएंट का स्पीड अबाउट 400 to 500 आरपीएम हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब जो हो गया आपका हो गया 3 फेज अल्टरनेटर। अब आते हैं सिंक्रोनस मोटर पे। अब सिंक्रोनस मोटर जो है उसमें सबसे मेन जो सबसे पहला चीज है आपको लोड एंगल, वो लोड एंगल आपको समझना पड़ेगा। उसी लोड एंगल में क्या होता है कि स्टेटर है, रोटर है, ठीक है। अब ये दोनों जो होता है, ये दोनों के बीच में जो होता है ना एक एंगल बनता है, उसी एंगल से जो है उसमें हम लोग का जो होता है कि मोटर जो है वो फिर रोटेट करता है, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर में आपको वही चीज पढ़ना है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग। पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा में कोई भी चीज आप अगर मेजरमेंट पढ़ लीजिए, ट्रांसफार्मर कुछ भी पढ़ लीजिए, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये सब आपको कॉमन है, ये सब आपको पढ़ना ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर सिंक्रोनस मोटर में और क्या क्या आपको पढ़ना है। सिंक्रोनस मोटर में आपको जो है मतलब कि उसमें हम एक्साइटेशन चेंज करेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हंटिंग इफेक्ट फिर उसमें पढ़ना है। 4 टाइप का टॉर्क पढ़ना है, पुल आउट टॉर्क, पुल इन टॉर्क, फिर उसके बाद और 2 और टॉर्क उसमें पढ़ना है, ब्रेकडाउन टॉर्क होता है, और वही मतलब 4 टॉर्क उसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर और जो चीज उसमें पढ़ना है उसमें मतलब कि पावर का P = VEB एक्सेस बाई साइन डेल होता है, डेल जो होता है लोड एंगल। ये सब चीज हम जान रहे हैं कि अभी आपको पूरी तरीका से क्लियर नहीं होगा, जब बताएंगे तो फिर आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा ये चीज, ठीक है। तो ये हो गया सिंक्रोनस मोटर के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग का जो मतलब सबसे लास्ट यूनिट है वो है FHP मोटर। FHP फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, ये जो है ये आपका एक नया यूनिट है। पहले के जो आपके सीनियर लोग हैं वो सीनियर लोग इस यूनिट को नहीं पढ़े हैं, आप लोग के लिए नया यूनिट है, लेकिन आपको कोई भी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको आपको अच्छे से बताएंगे। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें आपका रिलक्टेंस मोटर जो होता है ना, इसमें सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर, और इसमें पढ़ना है आपको फिर स्टेपर मोटर के बारे में पढ़ना है, सर्वो मोटर के बारे में पढ़ना है। देखिए स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर जो होता है ना, इसको जनरली हम लोग यूज करते हैं। देखिए नेम से क्लियर, स्टेपर मोटर मतलब कि जहाँ पे हमको स्टेप में कहीं पे काम है, इसको जनरली हम लोग यूज करते हैं कहीं पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वगैरह है ना, तो ऑटोमेशन ये सब में हम लोग यूज करते हैं सर्वो मोटर का और स्टेपर मोटर का, ठीक है। अब उसके बाद आपका एक आता है BLDC मोटर। BLDC का मतलब हो गया ब्रशलेस DC मोटर। ब्रशलेस DC मोटर का जनरली हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं नॉइजलेस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो आपका जो था जितना भी सिलेबस था वो हमने बता दिया, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सब हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए आप IB टेक्निकल ज्वाइन कीजिए। उसके बाद अगर आप हमसे मशीन अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको ये एश्योर करते हैं कि अगर आप 100% अगर अच्छे से आप मेहनत करके जो टास्क दिया जाए उस टास्क को आप कीजिएगा, जो गाइडेंस मेरे द्वारा दिया गया उस गाइडेंस को आप प्रॉपर फॉलो कीजिएगा, तो 70 में से 65+ मार्क्स आप एक्सटर्नल एग्जाम में लाएंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। ऐसे ही मशीन जो है मेरा फेवरेट पेपर था, तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाला है। और यहाँ पे केवल आपको लेक्चर और नोट्स ही नहीं मिलेगा, साथ के साथ वीकली टेस्ट होगा AC मशीन का। उसके बाद खुद हम जो हैं मतलब कि जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी अलग अलग, जैसे देखिए आपका मेन फोकस जो है वो सेमेस्टर एग्जाम को पास करना नहीं ना होगा, मेन आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है, वो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE का क्रैक करना। तो उसके लिए आपको क्या है कि अभी से बेस आप तैयार करके चलिएगा, तब ना बाद में आपको हेल्पफुल रहेगा।
तो इसके लिए क्या है कि हम आपको मशीन में जो जो टॉपिक है, जो जो टॉपिक से, और ऐसे भी देखिए मशीन एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि कम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए 5 ही पेपर से मेनली पूछता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, पावर सिस्टम हो गया, मशीन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और वो यूटिलाइजेशन वगैरह। तो सबसे मेनली मशीन है, ठीक है। तो मशीन में जो जो टॉपिक से प्रीवियस ईयर वगैरह हम सब आपको सॉल्व करवाएंगे। और अगर टाइम अगर बच गया तो आपको डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर का भी हम रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।